नमस्कार मित्रों, मैं सूरजमल राठौड़ आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी सामान्य व्याकरण कक्षा 6 से लेकर 11 तक के 8वें भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। एक ज़रूरी सूचना कि अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और उसके साथ साथ हमने इस यूट्यूब चैनल पर पोल साइंस की क्लास और उसके साथ साथ राजस्थान जियोग्राफी की क्लास भी शुरू कर दी है। तो आपके लिए और भी क्लासें इस यूट्यूब चैनल पर जल्द ही शुरू हो जाएगी। रीड स्पेशल यहाँ पर टॉपिक चल रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे लॉकडाउन के तहत जो स्कूल नहीं लग रहे हैं उन बच्चों के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण की कक्षाएं भी निरंतर लग रही है। तो सीधे चलते हैं हमारे इस आज के टॉपिक वाक्य विचार का जो पार्ट नंबर 2 है, उनके प्रकारों के ऊपर हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो वाक्य विचार का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वाक्य के भेद। वाक्य के जो भेद होते हैं मूल रूप से 3 भेद होते हैं, उनकी बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो हमारा जो आज का सेशन है वो किस पे रहने वाला है? वाक्य के भेद पर रहने वाला है। वाक्य के भेद। और सामान्य तौर पर हमारे जो सामान्य व्याकरण है कक्षा 6 से लेकर 11 तक, उसके अंतर्गत हम सामान्य भेदों के बारे में पढ़ते हैं। और जब हम कंपटीशन की ओर बढ़ते हैं तो इनके जो भेद है वो अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं। तो मैं सामान्य भेदों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। सबसे पहले मैं इनसे परिचित आपको करवा देता हूँ एक बार फिर से। सरल वाक्य, दूसरा जो प्रकार होता है उसे हम कहते हैं साधारण वाक्य, और जो तीसरा प्रकार होता है उसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। तो मूल रूप से ये 3 प्रकार है। हमारे हिंदी व्याकरण में 3 प्रकार के जो वाक्य है वो होते हैं। सरल वाक्य होता है, साधारण वाक्य की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पर संयुक्त वाक्य, क्योंकि सरल वाक्य को ही क्या कहा जाता है? साधारण वाक्य कहा जाता है। दूसरा प्रकार हो गया आपका संयुक्त वाक्य, और तीसरा प्रकार आपका हो जाता है मिश्र वाक्य। इन तीनों वाक्यों पर मैं परिभाषा सहित एक एक दो उदाहरण के साथ आपके साथ रखने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला जो प्रकार है सरल वाक्य। किसे कहते हैं सरल वाक्य? वैसे तो आपको पता ही होगा, आपके सामने जो नाम है सरल, ठीक है। सरल का मतलब होता है आसान, यानी ऐसा वाक्य जो आसानी से आपके समझ में आ जाए। यानी जैसा कोई भी वक्ता कहता है उस बात को आप सीधा सीधा ग्रहण कर लो, आसानी से उसका कर्ता समझ में आ जाए, आसानी से उसकी क्रिया आपके समझ में आ जाए। वो कैसा वाक्य होता है? वो होता है आपका सरल वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य की परिभाषा के लिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य वह एक विधेय होता है, एक विधेय होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे सरल वाक्य कहा जाता है, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, क्योंकि इसी परिभाषा के लिए मैंने उनको पहले आपके सामने क्लियर किया है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक आपका विधेय हो उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। अब देखिए उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, वो लास्ट वीडियो में आप देखोगे तो आपको उद्देश्य और विधेय के बारे में आपको पता चल जाता है। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य के अंदर जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहा जाता है, और वाक्य के अंदर जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? विधेय कहा जाता है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य मेरा यह हुआ कि एक कर्ता और एक विधेय जिसमें आ जाए, सीधा सीधा आपके समझ में आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। एक उदाहरण से मैं आपको स्पष्ट करूंगा। राहुल घर जा रहा है, राहुल घर जा रहा है। आपके सामने ये वाक्य है, जैसे मैंने पढ़ा राहुल घर जा रहा है, आपके सीधे सीधे दिमाग में आपके छाया बनी, आपने इमेजिन किया, आपने कल्पना की कि कोई राहुल है, कोई लड़का, वो घर की ओर जा रहा है, अर्थात सीधा समझ में आ गया। दूसरे शब्दों में अगर बात करूं, जाने की जो क्रिया है वो कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है, अर्थात ये वाक्य क्या हुआ? कर्ता हुआ। और मैंने क्या कहा? जो कर्ता होता है वही क्या होगा? उद्देश्य होगा। और उसके बाद में देखिए जो क्रिया है जा रहा है, जो क्रिया है जाना और रहा क्रिया दोनों एक ही बात को इंगित कर रही है, इसलिए ये क्या होगी? हमारी क्रिया। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? विधेय कहा जाता है।
जिस वाक्य में एक विधेय और एक उद्देश्य हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। और सरल वाक्य का दूसरा नाम क्या होता है, साधारण वाक्य होता है। सरल वाक्य को क्या कहा जाता है, साधारण वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है सरल वाक्य को, साधारण वाक्य। यहाँ तक की चर्चा आपके समझ में आई होगी। सरल वाक्य किसे कहा, जिस वाक्य में एक उद्देश्य है एक विधेय हो उसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य का कर्ता, और विधेय क्या होता है, वाक्य की क्रिया। यानी जिस वाक्य में एक कर्ता आ जाए और एक विधेय आ जाए, सीधा सीधा आपके दिमाग में उसकी जो छाया है वो सेट हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। एक उदाहरण और मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत सारे जितने भी उदाहरण हैं, कितने भी उदाहरण हम, जैसे वह जा रहा है, दूसरा वाक्य अगर लिखूं मैं, उसने खाना खाया, मैडम ने पाठ पढ़ाया, और पूनम खेलती है। इस तरीके से कितने ही वाक्य हम लिखे कि यहाँ पर वह कोई करता है, वो जाने की क्रिया कर रहा है, उसने, किसी ने, यानी ये जो थर्ड पर्सन है वो हो जाता है, अन्य पुरुष हो जाता है। उसने खाना खाया, यानी खाना खाने की क्रिया कौन कर रहा है, उसने, कोई व्यक्ति है वो कर रहा है, वहाँ पर ये है कर्ता। और यहाँ पर जो ये मैडम है यहाँ पर कर्ता का कार्य कर रहा है, और पढ़ाने की जो क्रिया वो कर रहे हैं, और पूनम है वो खेलने का कार्य कर रही है। अर्थात पूनम है, उसने है, वह है, मैडम है, आदि क्या है, कर्ता है। यानी इन वाक्यों में क्या है, ये विधेय है। जा रहा है ये विधेय है, ये सॉरी उद्देश्य है, और ये विधेय है, और ये भी विधेय है, और ये विधेय, और ये विधेय। तो इस तरीके से आप एक सामान्य वाक्य को देखोगे तो उसमें एक कर्ता और एक आपको क्रिया मिले, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य कहेंगे। ठीक है, तो ये था सरल वाक्य। अब दूसरे भेद की बात मैं आपके साथ करूं तो दूसरा जो प्रकार होता है वो सरल वाक्य के बाद दूसरा जो प्रकार होता है वो आपका होता है संयुक्त। दूसरा जो प्रकार होता है वो कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त शब्द से ही आपको पता चल रहा है, संयुक्त यानी कोई दो वाक्य जुड़ेंगे, संयुक्त होगा, जुड़ेगा कोई ना कोई। सरल वाक्य में क्या था, एक सरल वाक्य था, सीधा सीधा एक ही वाक्य आया आपके सामने जिसमें एक उद्देश्य हो एक विधेय हो, उसमें क्या हो जाएगा, सरल वाक्य होगा। लेकिन संयुक्त वाक्य क्या होगा, संयुक्त वाक्य वह होगा जिसमें कोई दूसरा वाक्य और जुड़ जाए, दो जुड़ जाए, तीन जुड़ जाए, चार जुड़ जाए, यानी संयुक्त होगा, जोड़ा होगा। अर्थात मैं यहां पर कह सकता हूं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। दो या दो से अधिक सरल वाक्य होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। अब दो या दो से अधिक सरल वाक्य है तो इसका तात्पर्य क्या होगा, इससे दो या दो से अधिक उद्देश्य भी होंगे, दो या दो से अधिक विधेय भी होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ जिस वाक्य में दो विधेय हो दो विधेय हो एक उद्देश्य हो, एक उद्देश्य हो दो विधेय हो, तो कहने का तात्पर्य मेरा क्या हुआ, किसी न किसी रूप में वो जुड़ेगा। उदाहरण से मैं आपको स्पष्ट करता हूं एक बात। जैसे मैंने यहां पर कहा राम और श्याम, राम और श्याम, चलो मैं इस वाक्य को चेंज करता हूं, राम आया, यहां पर ये लिखता हूं मैं, और श्याम चला गया। आपके सामने मैंने एक ही पूर्ण विराम लगाया, तात्पर्य मेरा क्या हुआ, आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो एक ही वाक्य है। लेकिन जब इस वाक्य की गहराई तक हम जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें दो कर्ता है, एक तो राम है और एक श्याम है, यानी दो कर्ता हो गए। तो दो कर्ता, इसका तात्पर्य क्या हुआ, दो सरल वाक्य होंगे यानी दो उद्देश्य होंगे, और एक आना क्रिया है और एक चला जाना क्रिया, यानी दो विधेय आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी जो परिभाषा है वो यही थी कि दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। आपका जो राम आया वो एक सरल वाक्य है,
और जो शाम चला गया वो कौन सा वाक्य है आपका? सरल वाक्य। अर्थात दो सरल वाक्यों का जोड़ क्या कहलाया? दो सरल वाक्यों का जोड़ है वो संयुक्त वाक्य कहलाया। इसी प्रकार से हम बहुत सारे वाक्य हैं उनको और अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आपके हो सकता है उसमें उद्देश्य एक आ जाए, उसका विधेय दो हो जाए। जैसे मैं एक वाक्य और लिखता हूँ आपके सामने, उसको आपके साथ उसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं ये कहता हूँ कि राहुल, सुरेश, महेश, रमेश और दिनेश ने खाना खाया। देखिए वहाँ पर भी और शब्द लिखा हुआ था, यहाँ पर भी और शब्द लिखा हुआ है। देखिए राहुल, सुरेश, महेश और दिनेश ने खाना खाया। यहाँ पर आपको लगेगा कि राहुल करता है, सुरेश करता है, महेश करता है, दिनेश करता है, आप इसको सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में डाल दोगे। लेकिन ये वाक्य कौन सा है? आपका सरल वाक्य है। क्योंकि इस तरीके के वाक्य जब आप वाक्य की गहराई तक जाओगे, राहुल, सुरेश, महेश ये एक ही करता है, ये सारे क्या है? एक ही करता है। अर्थात ये क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाता है। अब लेकिन इस प्रकार का जो दूसरा वाक्य है वो लिखता हूं, राहुल पत्र लिखता है और भेजता है। अब देखिए यहाँ पर जो राहुल है दो क्रियाएं कर रहा है, एक तो पत्र लिखने की क्रिया कर रहा है और दूसरी क्रिया कौन सी कर रहा है? वो भेजने की क्रिया कर रहा है। अर्थात यहाँ पर उद्देश्य एक हुआ लेकिन विधेय आपके सामने दो दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इसको जब मैं अलग अलग तरीके से लिखूंगा तो ऐसा लिखा जाएगा, राहुल पत्र लिखता है, पहला सरल वाक्य हो गया। दूसरी बात में दूसरा सरल वाक्य लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा कि राहुल पत्र भेजता है। तो इस तरीके से ये वाला जो वाक्य है वो कौन सा हो जाता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। लेकिन ऊपर वाला वाक्य कौन सा हो जाएगा? आपका सरल वाक्य हो जाएगा। इस तरीके से ये था संयुक्त वाक्य। अब तीसरा जो प्रकार है हमारा, उसके ऊपर हम चर्चा करें तो तीसरा वाक्य कौन सा होगा? हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है उसके लिए उससे पहले आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। हमारे जो संयुक्त वाक्य है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके सामने वो मैं लिख रहा हूँ। संयुक्त वाक्य हमेशा संयोजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं, संयोजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। अब संयोजक शब्द कौन से हैं? जैसे आपके सामने नाम आया कि संयोजक शब्द, हाँ तो आपको पता होगा संयोजक शब्द कौन से हैं। जब आप अपने अभिकारी में क्रिया विशेषण जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें संयोजक शब्द मिलते हैं। और वो संयोजक शब्द कौन कौन से हैं उसकी बात मैं यहाँ पर करूँ। और शब्द है वो दो शब्दों को भी जोड़ता है, दो वाक्यों को भी जोड़ता है। एवं शब्द है, दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। आदि आदि जो शब्द हैं आपको जो दिखाई दे रहे हैं, और, एवं, व तथा आदि हैं वो संयोजक शब्द हैं। जब ये दो वाक्यों को जोड़ेंगे तब ये संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। कई बार क्या होता है ये दो कर्ताओं को जोड़ते हैं और उनके लिए एक ही क्रिया की जाती है, तो वहाँ पर ये सरल वाक्य में भी प्रयोग लिए जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, और, एवं, व तथा आदि का प्रयोग किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाए तो आपका जो उत्तर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? संयुक्त वाक्य रहने वाला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिश्र वाक्य पर। जो तीसरा हमारा जो महत्वपूर्ण प्रकार है मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा प्रधान वाक्य है वो हमेशा आश्रित उपवाक्य के ऊपर जुड़ा हुआ रहता है। उनकी बात मैं आपके सामने भी कर रहा हूँ। तीसरा जो प्रकार है आपका वो है मिश्र वाक्य, जिसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, यानी दो वाक्यों का मिश्रण है। आपको नाम से पता चल रहा है सरल वाक्य में क्या था? वाक्य एक सरल था, जैसे आपने पढ़ा उसी टाइम आपने उसका अर्थ ग्रहण कर लिया। दूसरा वाक्य था संयुक्त, संयुक्त दो वाक्यों का जोड़ था, यहाँ पर दो सरल वाक्यों का जोड़ था। लेकिन यहाँ पर दो सरल वाक्यों का जोड़ नहीं है, दो वाक्यों का मिश्रण है, इसलिए इसको हम मिश्र वाक्य कहेंगे। हो सकता है आपका जो प्रधान वाक्य है वो सरल वाक्य हो, लेकिन आपका जो आश्रित वाक्य होगा वो कभी भी सरल वाक्य नहीं होने वाला है। उसके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो प्रधान वाक्य, जिस वाक्य में अपने परिभाषा अगर अपने लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हो, वह प्रधान वाक्य जो आश्रित उपवाक्य
उपवाक्य से जुड़े हो, आश्रित उपवाक्य से जुड़े हो, उसे हम मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहते हैं। उसे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब आपको पता है कि वह प्रधान वाक्य है, तो आपके सामने दो क्वेश्चन मार्क और लग जाते हैं। एक तो आपको प्रधान वाक्य पता होना चाहिए कौन सा होता है, और एक आपको आश्रित उपवाक्य पता होना चाहिए कौन सा है। तो इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं, आपको बता रहा हूं कि प्रधान वाक्य कौन सा होता है और आश्रित उपवाक्य कौन सा होता है। उपवाक्य से हमारा तात्पर्य ये होता है कि वाक्यांश जो होता है, एक वाक्य में 2 वाक्यांश, 3 वाक्यांश, 4 वाक्यांश आ सकते हैं, उन वाक्यांशों को उपवाक्य कहा जाता है। तो हम बात करेंगे प्रधान वाक्य या आश्रित वाक्य। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण नोट करूं, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तो आपके सामने देखिए ये वाला जो उदाहरण है, एक ही उदाहरण से आपकी जो पूरी चर्चा है वो यहाँ पर आपकी समझ में आ जाएगी। ये परिभाषा और किस तरीके से ये आश्रित वाक्य है, किस तरीके से ये आपका प्रधान वाक्य है। आपने कहा कि गांधी जी ने कहा, आपको समझ में आ गया कि कर्ता कौन हुआ, गांधी जी हुआ, और गांधी जी ने कहा ये क्रिया होगी। तो इसको हम किस में डाल सकते हैं, सरल वाक्य को। इसको हम क्या कह सकते हैं, सरल वाक्य हम इसको कह सकते हैं। और उसके बाद में ये कहा सदा सत्य बोलो। अब किसने कहा, गांधी जी ने। अब मैं अगर इस पार्ट को यहाँ से रिमूव कर दूं, हटा दूं, तो सदा सत्य बोलो यहाँ से इसका कोई अर्थ नहीं निकल जाता। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर इस बात को यहाँ से रिमूव कर दिया और सीधा मैंने ये कहा गांधी जी ने कहा कि, यहाँ तक हमने कहा कि, तब आपको पता चलेगा कि ये और वाक्य से भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आश्रित वाक्य हो जाएगा। अब इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, गांधी जी ने कहा कि, ये वाला जो पार्ट है ये प्रधान या मुख्य वाक्य हो जाएगा, प्रधान वाक्य। ठीक है, अब देखिए सदा सत्य बोलो इसके ऊपर आश्रित है। किसके ऊपर आश्रित है, सदा सत्य बोलो। आपको पता चलेगा किसने कहा, गांधी जी ने कहा। ये वाला क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, ये वाला जो प्रधान वाक्य है, ये वाला जो आश्रित उपवाक्य है। अब यहाँ तक की चर्चा आपके समझ में आ गई। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ वो क्या है, देखिए जो आश्रित उपवाक्य होगा वो हमेशा किन्हीं योजक शब्दों से जुड़े होंगे, किन्हीं अविकारी शब्दों से ये जुड़े होंगे। तो जो अविकारी शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे, ये जो शब्द लिखा हुआ है ये कौन सा है, योजक शब्द है। अब बहुत सारे योजक शब्द हैं, उन योजक शब्दों की मैं आपको बात बताऊं तो योजक शब्द हमेशा आपके आश्रित उपवाक्य से जुड़े होते हैं, और इन शब्दों से हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। तो हम बात करेंगे उन योजक शब्दों की। तो इस उदाहरण को आपने नोट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद में हम जो योजक शब्द हैं उनकी बात मैं आपको बता देता हूं। और इसके अलावा अगर आप जो वाक्य विचार की पूरी चर्चा है, अगर आप अपने रेट लेवल के लिए आप पढ़ना चाहते हो तो आप इसी YouTube चैनल के माध्यम से वाक्य विचार का टॉपिक आप सर्च करोगे तो आपको पूरी लेंथी क्लास आपको मिलेगी। ये सामान्य व्याकरण कक्षा 6 से लेकर 11 तक मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट रूप दे रहा हूँ। बाकी जब हम सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य पढ़ते हैं तो उनके प्रकारों के ऊपर थोड़ी थोड़ी बात भी हम कर लेते हैं, लेकिन वो आप दूसरे वीडियो के माध्यम से आप देख पाओगे। ठीक है, योजक शब्द हैं, जो योजक शब्द हैं उन योजक शब्दों में हम क्या पढ़ेंगे, योजक शब्द जैसे मैंने अभी कहा कि, ठीक है, जैसे क्योंकि, इसलिए, परंतु की जगह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेकिन, बल्कि, और इसके बाद में जैसे आगे पीछे, ये बहुत सारे ये ऐसे शब्द होते हैं जो आपके अविकारी शब्द होते हैं मूल रूप से, जैसे चूंकि आ गया आदि। ये जब भी किसी भी वाक्य के साथ जुड़ जाए और आपसे इसका प्रकार पूछ लिया जाए और आपको इसकी परिभाषा पूछ ली जाए तो आप बेझिझक क्या करोगे, मिश्र वाक्य कहोगे। और मिश्र वाक्य वह वाक्य जो प्रधान वाक्य से जुड़ा हो और उस पर आधारित एक आश्रित वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उसका एक उदाहरण भी आपने देख लिया है। ठीक है, एक उदाहरण और मैं आपके सामने लिख देता हूं। बस टकरा गई इसलिए
50 यात्री मर गए। ठीक, आपके सामने ये वाला जो उदाहरण है। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ इस बस टकरा गई, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसलिए 50 यात्री मर गए। आपका जो अर्थ है वो पूरा नहीं हो रहा, इसलिए 50 यात्री मर गए। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये किसी न किसी वाक्य से जुड़ा है। तो इस संदर्भ में मैं यहाँ पर कहूँ कि बस टकरा गई, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि बस टकरा गई, यहाँ तक तो अर्थ निकल रहा है, क्योंकि ये प्रधान वाक्य है। प्रधान वाक्य का हमेशा अर्थ निकलेगा। आश्रित वाक्य का कोई भी अर्थ अकेले का अर्थ नहीं निकलता जब तक वो डिपेंड ना हो प्रधान वाक्य के ऊपर। ठीक है, और जो आपका प्रधान वाक्य है उसको मैंने क्या कहा, ये क्या होता है, एक सरल वाक्य होता है जिसमें कर्ता भी होती है और जिसमें क्रिया भी होती है, प्रधान वाक्य। और ये वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, आश्रित आपका उपवाक्य होता है। ये क्या होता है, आपका आश्रित उपवाक्य होता है, और ये इसलिए आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, आपका योजक शब्द हो जाता है। तो इस तरीके से हमने प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य को जाना, क्योंकि आश्रित वाक्य का कोई अस्तित्व नहीं है प्रधान वाक्य के बगैर, लेकिन प्रधान वाक्य का अस्तित्व है आश्रित उपवाक्य के बगैर। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, मिश्र वाक्य के 3 प्रकार भी होते हैं, लेकिन उन प्रकारों का आपके जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें नहीं है। रेट वाले विद्यार्थियों के लिए ये बिल्कुल है, उस जो वो पूरी चर्चा है मेरी वो अलग वीडियो में रहने वाली है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में और हम हिंदी सामान्य व्याकरण का जो परिचय है उसके साथ में आपके साथ प्रस्तुत होने वाला हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।